नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा फ्रेश टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, जिसमें होड़ लग गई है देशों की टू प्रूव देयर मेटल और अपना जोर दिखाने के लिए, चाहे अंग्रेज हों या चाइनीज हों या हिंदुस्तानी हों, उन्होंने ये रियलाइज किया कि इट इज योर डोमिनेंस ऑन द सी फ्रंट, ऑन द वाटर फ्रंट, which helps you not only from business point of view, also from defense point of view. इसीलिए चाइना ये जानते हुए कि उसके पास कोई हिंद सागर तो है नहीं, जो वो है इंडिया के पास, तो वहां पर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपना जोर दिखाने के लिए वो टापू बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान भी उनकी जो चालों को काउंटर करने के लिए तैयार है और हम भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल से हमारे मित्र सूद साहब से बेटर कोई नहीं बता पाएगा, ऑन डिफेंस, ऑन द फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल्सो द सी वॉरफेयर। हाँ सर, बताइए इस टॉपिक के बारे में। उदय शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं एक इशू बताना चाहूँगा जो पब्लिक के सामने आना चाहिए, वो है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यानी कि चाइना सी के अंदर अपनी बेसिस बना रहा है, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ दोस्ती कर रहा है, उनके पोर्ट्स पे कब्जा कर रहा है और सिस्टमेटिकली एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। इसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यानी कि जगह जगह बेसिस बना करके इंडिया को सी के अंदर घेर रहा है और बड़े खतरे की बात थी इंडिया के लिए। और ये स्टार्ट कब से हुआ? ये स्टार्ट हुआ जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम पे नेहरू जी ने, उन्होंने बड़े दानवीर आदमी थे, कोको आइलैंड जो इंडिया के पास थी उसको दे दिया म्यांमार को। और म्यांमार की जो कोको आइलैंड है वो बहुत क्लोज है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जो जहाँ पे इंडिया की ट्राई सर्विस बेस है। और यहाँ पे उन्होंने इसको दे दिया चाइना को लीज पे दे दिया। और यहाँ पे चाइना ने अपनी टेक्निकल बेस बना ली, यानी कि मॉनिटरिंग बेस बना ली, ताकि वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे वॉच रख सके और साथ में जो ट्रेड रूट है उस पर पूरी वॉच रख सके। और ये जो दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड और कोको आइलैंड ये क्लोज हैं मलक्का स्टेट के। इंडिया ने कुछ नहीं किया। लेकिन 2010 में चाइना ने बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट वो डेवलप करना शुरू कर दिया, और ये भी आपके सी में बहुत क्लोज है इंडिया के। उन्होंने इसके ऊपर $8.7 बिलियन खर्चे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो थी मनमोहन सिंह की, जो सोए हुए प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2012 में श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे चाइना ने खर्चे $1.6 बिलियन और वहां पे भी पोर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट पे ट्रेड और बिजनेस नहीं हो सकी, इसलिए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमी भी कम है, वो इनको मैनेज नहीं कर पाई और चाइना ने इस पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। फिर 2015 यहाँ पे मोदी जी आ गए थे 2014 में। 2015 में पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वहां पे चाइना ने अपना कंट्रोल कर लिया और पोर्ट चाइना ने नेचुरली बात है पाकिस्तान ने दे दिया। तो इंडिया को बड़ा खतरा लगा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली जो उनका गवादर एयरपोर्ट है उस पर चाइना डेवलप करना शुरू कर दिया, उसको ऑपरेशनल कर दिया और वहां पे भी उन्होंने खर्चे $240 मिलियन। लेकिन वहां पे भी कोई प्लेन नहीं आ रहा। उनका जी आप यहाँ पे एयरपोर्ट बनाओगे तो हम दुबई को बीट कर पाएंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फिर ये कहते हैं कि चाइना अपने कोशिश कर रहा था सेशल्स, जो इंडियन ओशन के अंदर जो इंडियन ओशन में इंडिया के बैकयार्ड पे है, एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा था उनके बाहर पोर्ट के ऊपर। लेकिन इंडिया में तब तक मोदी आ चुके थे, मोदी ने उनका पोर्ट बनने नहीं दिया। और उसके बाद चाइना मालदीव जहाँ पे बीजू बैठे हैं वहां पे कोशिश कर रहा था बहुत सालों से पोर्ट का कंट्रोल करने के लिए। उनके माराओ और मारांधू आइलैंड वहां पे भी कोशिश कर रहा था कि उनकी बेस बन जाए, लेकिन हमने उसको काउंटर किया तो उनका ये काम पूरा नहीं हो सका। नहीं तो चाइना पूरे तरीके से हमको घेर चुका था और इंडिया अपनी ट्रेड और बिजनेस कर नहीं पाता। लैंड पे तो चाइना हमको तंग कर रहा था, लेकिन चाइना इतने साल तक काम करता था, क्यों किसी ने उस पर नजर नहीं डाली? देखिए, आप जब से चाइना इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पे नेहरू जी बैठे थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया चाइना को काउंटर करने के लिए। इवन उन्होंने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। और तो जब 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो हमारे पास ना तो आर्मी थी, ना उसको वहां रखा गया था, ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास गन्स थी, ना आर्मी की प्रॉपर पोस्टिंग थी वहां पे। और उनको भेजा गया तो आर्मी कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट थे नहीं। सिर्फ उनको एक बंदूक दी गई जिसमें 10 गोलियां थी, साथ में अंगोला शर्ट गर्म कपड़े के हिसाब से वो दी गई।
जबकि वहां पे बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, इवन अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर भी। वार हार गए, लेकिन उसके बाद हम डरते रहे चाइना से कि चाइना कहीं अंदर ना आ जाए। तो 2012 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उनसे कहा गया कि आप क्यों नहीं वहां पे रोड्स बनाते, क्यों नहीं डेवलपमेंट करते। कहते अगर हम रोड्स बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे तो चाइना आ जाएगा, उन पर कब्जा कर लेगा। तो हमारी कमजोरी को देख करके चाइना ने फायदा उठाया। दूसरी तरफ क्या था कि उनका एक एग्रीमेंट हो गया था और अक्साई चेन का जो एरिया था 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का, वो चाइना ले लिया था। जब 65 का बार हुआ चाइना के साथ, इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान ने, उससे पहले पाकिस्तान को 1963 में कुछ एरिया दे दिया POK का, ताकि चाइना अपना कनेक्शन बना पाए पाकिस्तान के साथ। उसके बाद चाइना पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया दोनों कंट्री का, डिफेंस एग्रीमेंट का, कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि आप इंडिया को परेशान करते रहो, तो चाइना ने हमारे खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, इंडिया को तंग करना शुरू कर दिया, ताकि इंडिया की अटेंशन पूरी पाकिस्तान की तरफ रहे और चाइना की तरफ देख ना पाए। दूसरे चाइना क्या कर रहा था, वो हमारे बॉर्डर पे घुस जाता था, अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के अंदर, और वहां घुस करके वो हमें तंग करता था या बैठ जाता था हमारे बॉर्डर के अंदर। लेकिन हमारी आर्मी को ऑर्डर्स थे कि आप गोली में फायर करो। तो चाइनीज हमारे एरिया में घुस जाते थे, एक एक महीना बैठ के चले जाते थे, कोई काम नहीं किया जाता था, और इंडियन आर्मी छुप के बैठी रहती थी, क्योंकि एक तो हमारी गवर्नमेंट कमजोर जब आपकी गवर्नमेंट कमजोर होगी तो आपकी आर्मी भी कमजोर होगी, तो हम कुछ नहीं कर नहीं पाए। और तीसरा क्या था, जो कम्युनिस्ट थे इंडिया के अंदर, वो हमें परेशान किया करते थे, स्ट्राइक करा दी, कई राइटिंग करा दी, कई झगड़े करा दिए, और इससे इंडिया बिजी रहता था। और चौथी तरफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंट को आर्म्स एमुनिशन देख करके हमें डिस्टर्ब करता था, ताकि इंडिया पूरा बिजी रहे, और इंडिया पूरा बिजी था। और उस टाइम पे हमारी पॉलिसी क्या थी, हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, जो हमने 2010 में बनाई थी कि हम चाइना की तरफ देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर थे, जब PM मोदी पावर में आए 2014 में, तो PM मोदी ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, वो किया एक्ट ईस्ट, और आसियान कंट्री में विजिट भी किया। आप रिसेंट देखिए, फिलीपींस के इस टाइम पे प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए, 5 दिन की विजिट, हमसे ब्रह्मोस ले रहे हैं। फिलीपींस लोकेटेड है साउथ चाइना सी के अंदर, और चाइना का कट्टर दुश्मन भी है। वियतनाम के साथ भी ऐसे ही है। तो इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए अपना स्ट्रिंग ऑफ डैमेज बनाया। PM मोदी अक्टूबर 2014 में गए थे फिजी के अंदर, जो इंडो पैसिफिक के अंदर है। वहां पे जाकर के उन्होंने एक स्टेशन, जहां से आर्यभट्टा सैटेलाइट को मॉनिटर किया जाता था, उसको इम्प्रूव किया, और इससे एक हमारी प्रेजेंस देखिए कि इंडिया इस टाइम पे फिजी के अंदर प्रेजेंट है, और चाइना को इससे परेशानी होने लगी। फिर 2015 में PM मोदी गए थे सेशल्स, और सेशल्स पे उन्होंने असम्पशन आइलैंड है, उस पे $600 बिलियन का उनको प्रमोशन करने के लिए पैसा दिया, और ताकि चाइना वहां पे अपनी एंट्री ना कर पाए। इंडिया की बड़ी कोशिश थी कि उनको बेस मिले, लेकिन सेशल्स की जो पब्लिक है, उन्होंने हमको बेस बनाने का काम नहीं दिया, लेकिन इंडिया की वहां पे प्रेजेंस है। फिर इंडिया ने एक फुल फ्लैज बेस मॉरिशस के अंदर, जहाँ पे आप गए भी थे, वहां पे बनाई। उनकी 2 आइलैंड है, अगाती आइलैंड्स, वहां पे इंडिया की बेस है, और वहां पे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रूल करते हैं मॉरिशस के अंदर, वो बना ली। और ये लोकेटेड है इंडियन ओशन के अंदर, और यहाँ से ट्रेड पास करती है जो अफ्रीका के अंदर जाती है। इससे चाइना को परेशानी हुई। फिर श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसके पास एक बटाला एयरपोर्ट है, जो सिर्फ उससे 40 किलोमीटर दूर है। वहां पे उस एयरपोर्ट जो चाइना ने बनाया था, कोई एयरपोर्ट, वहां पे प्लेन नहीं आता था। फिर इंडिया, रशिया और इनके साथ अडानी आए, एक प्राइवेट पार्टनर, इन्होंने उस एयरपोर्ट को डेवलप किया, और वहां पे पैसे खर्च के उसका पूरा कंट्रोल लिया कि मेंटेन हम करेंगे। अब वहां पे रशियन टूरिस्ट आते हैं, इंडियन टूरिस्ट इसी बटाला एयरपोर्ट में जाते हैं, और बटाला एयरपोर्ट से हम जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको वाच रख सकते हैं। और यहाँ पे रॉ के भी लोग बैठे हैं, स्टेशन है बटाला एयरपोर्ट पे। साथ में इंडिया ने क्या किया, 8 रडार्स लगाए, मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स, जो इंडिया के बैकयार्ड पे हैं, और यहाँ से जितने भी शिप पास करते हैं इंडिया उनको मॉनिटर करता है, और उनकी फोटोग्राफ आती हैं, जो हमारे गुड़गांव के जो एक स्टेशन बना हुआ है वहां पे आती हैं, और उसको सारा देखा जाता है कौन सा शिप आ रहा है। और ये इसलिए है कि ताकि दोबारा से 26/11 जैसे इंसिडेंट ना हो। सर, ये आपके गुड़गांव में ही नहीं है, एक्चुअली मैं तो यहाँ के वॉर रूम में गया हुआ हूँ, हमारे बॉम्बे के, विच इज एट डॉकयार्ड। वो उस वॉर रूम के अंदर मैं देखता हूँ कि हर शिप की पोजीशन, कौन कहाँ है, उसकी मूवमेंट क्या है, दे आर ऑल मार्क्ड। यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे सेंटर है गुड़गांव के अंदर, यहाँ से सारा कुछ रिले किया जाता है।
और फिर इवन हमारे श्रीलंका के अंदर 12 सैटेलाइट से पहले सैटेलाइट जो थी 12 वहां पे रडार्स हैं। पहले रडार सिर्फ लोकेशन बताते थे, लेकिन आजकल पूरी फोटो दी जाती है। इवन ओमान से जो शिप पास करते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स इंडिया के पास आती है, वहां पे भी एग्रीमेंट किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमारे साथ। और उसके बाद पीएम मोदी गए थे श्रीलंका के अंदर जून 2015 में, और वहां पे जाकर के उन्होंने जो इनका चिटागंग पोर्ट है वहां पे एंट्री मारी कि हमारे को भी आने दो। और श्रीलंकन जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे शेख हसीना थी तो उसने परमिशन भी दे दी। साथ में वहां पे मोंगला पोर्ट, पायरा पोर्ट और बाटाबारी पोर्ट वो डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, और साथ में जापान को भी इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि जापान को भी चाइना से परेशानी है। फिर म्यांमार का जो दवाई पोर्ट है वो इंडिया ने डेवलप किया, और इसकी इनॉग्रेशन की थी हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट ने 2018 में। और उसके बाद म्यांमार का स्वीटे पोर्ट उसको इंडिया ने डेवलप किया, और ये चाहता था कि इस पोर्ट से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उनसे कनेक्शन किया जाए, ट्रेड की जाए, बिजनेस किया जाए, ताकि क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, वो भी काम हो गया। फिर पीएम मोदी विजिट किए थे ईरान के अंदर और 2016 में, और एक एग्रीमेंट साइन किया था उनसे चाबार पोर्ट का, जिसको इंडिया डेवलप भी किया। उसकी और भी चीजें हैं कि उससे इंडिया अफगानिस्तान से लिंक बनाना चाहता है, वो तो चल रहा है, लेकिन वहां पे इंडिया की एंट्री हो चुकी है। और चाबार पोर्ट का मतलब है कि हम पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसको काउंटर कर पाएंगे जो चाइना ने लिया हुआ है। उसके बाद वियतनाम का जो तारांग पोर्ट है उस पर भी इंडिया कंट्रोल आ गया कि उन्होंने परमिशन दे दी कि आपके वारशिप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि वियतनाम के अंदर हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और जब भी हमारे वारशिप वहां जब शिप जाते थे एक्सट्रैक्शन के लिए तो चाइनीज वारशिप उनको ट्रेल करते थे। लेकिन अब जब, क्योंकि वियतनाम चाइना का दुश्मन है, इसलिए इंडिया को उन्होंने पोर्ट दे दिया। सिर्फ इंडिया कंट्री है जहां पे वियतनाम ने ये पोर्ट दिया है, बाकी किसी कंट्री को अलाउ नहीं किया। फिर ओमान का डोकम पोर्ट पीएम मोदी वहां विजिट किए थे 2018 में, तो उन्होंने अपना डोकम पोर्ट इंडिया को दे दिया, और डोकम पोर्ट बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो इंडिया वहां पे नेवल बेस बना रहा है। और इसके बाद साथ इंडिया ने इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट उसको ले लिया, क्योंकि इंडोनेशिया को प्रॉब्लम है चाइना से, और डोकम पोर्ट है वो डीप सी पोर्ट है, वहां पे हमारी सबमरीन की बेस बन रही है। और साथ में मलक्का स्टेट के क्लोज है, और यहाँ से अंडमान निकोबार आइलैंड और डोकम और जो इनका जो साबांग पोर्ट है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दोनों क्लोज हैं मलक्का स्टेट के, जो सिर्फ 4.5 किलोमीटर चौड़ी है, और यहाँ से चाइना की 80% ट्रेड पास करती है। और जब भी चाहे तो इंडोनेशिया और हम मिलकर के उस पोर्ट को बंद कर, उसको जो मलक्का स्टेट है उसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे चाइना की बिजनेस और ट्रेड बंद हो सकती है। चाइना को जो इंडिया से डर लगता है वो सिर्फ मलक्का स्टेट और हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी वजह से। उसके बाद सिंगापुर का चांगी नेवल बेस, वहां पे भी इंडिया की एंट्री हो चुकी है, इंडियन वारशिप वहां जाते हैं, और ये भी लोकेटेड है साउथ चाइना सी के अंदर। फिर लक्षद्वीप, यहाँ पे जब मालदीव ने हमको आंखें दिखानी शुरू की तो पीएम मोदी ने अपने राजनाथ सिंह को भेजा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के, और वहां पे 2 आइलैंड अगाती और मिनिकॉय, वहां पे इंडिया ने अपनी नेवल बेस एस्टेब्लिश की, और यहाँ से जो सारी ट्रेड इंडियन ओशन में आती है लक्षद्वीप और के आसपास से होकर आती है, जो 9 डिग्री चैनल पे लोकेटेड है, यानी कि लक्षद्वीप और आपका जो सारी जो आइलैंड वहां पे है। लेटेस्ट इन्होंने क्या किया, एक पित्रा आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, वहां जो 2.1 किलोमीटर चौड़ी है, वहां पे इन्होंने अपनी आर्मी की बेस बना ली, जहां से सारी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर बहुत से काम होते हैं, गलत काम होते हैं, यानी कि वहां पे स्मगलिंग की जाती है, आर्म्स एमुनिशन की, ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है। तो इंडिया ने बिट्रा आइलैंड को भी ले लिया। बिट्रा आइलैंड 400 किलोमीटर दूर है कोचीन से यानी कि, और ये 1300 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के कराची पोर्ट से, और यानी कि हम पाकिस्तान के क्लोज आ रहे हैं, और यहाँ से हम मिसाइल फेंक सकते हैं जो डायरेक्टली हिट करेंगी बगैर हमारे शिप के जाए पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे। तो जो मलक्का स्टेट है वहां पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है जो मलक्का स्टेट की क्लोज है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस है, साथ में ग्रेट निकोबार, वहां पे बहुत बड़ी बेस बनाई जा रही है, ट्राई सर्विस बेस बन रही है वहां पे भी, और साथ में ट्रेडिंग सेंटर बन रहा है ताकि जितने भी शिप जाएं वहां पे हाल्ट करें और अपनी बिजनेस और ट्रेड हो सके। तो इंडिया ने जो चाइना की प्लान थी सारी, उसको पूरे तरीके से काउंटर कर दिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर किया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से। सर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा सर है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपने जो भी बताया। यहाँ खाली 2 रिमार्क में ये करूंगा मैं, कल देखिए कितना फर्क है ट्रंप के और मोदी जी के एटीट्यूड में। मोदी जी इज सो पॉजिटिव एंड हेल्पफुल फॉर ऑल द कंट्रीज इज डीलिंग विद,
और ये भाई साहब अपने टैरिफ लगाए जा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और दूसरा रिमार्क जो मैं देना चाहता हूँ कि सर आप दिल्ली में रहते हैं और राहुल गांधी के पास कुछ काम वाम तो है नहीं, उसको बुलाइए ना सर, उसको से एक दिन चाय पे बुलाइए और उसको समझाइए कि तू जो बार बार ये बोलता रहता ना कि इंडिया ने इतनी जमीन दे दी चाइना को, तो भाई तेरे बाप ने क्या किया, तुम्हारी फैमिली ने कितनी बर्बादी की, जा उसको जरा समझाओ। लेकिन उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि वो उसके आगे बंदर के आगे बीन बजाने वाली बात है, वो नहीं समझेगा सर। लेकिन कभी एक बार मिलके उसको कोशिश तो करो, उस पर ज्ञान थोड़ा डालो सर, उसको नॉलेज तो देखो डालो। टी शर्ट वाले से जाता हूँ, टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो ही शायद उसको समझ आ जाए। चलो सर, चलो ओके, बाकी लोगों से आई थिंक कहेंगे भाई वंडरफुल। ऐसा है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको और ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे जो किसी के पास नहीं होगी या बहुत कम लोगों के पास होंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।